निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को। 1928 में नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने किया था। इस रिपोर्ट में भारत के लिए मजबूत केंद्र सरकार और प्रांतों के लिए महत्वपूर्ण स्वायत्तता के साथ एक संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा। इसने भारत के लिए प्रभुत्व का दर्जा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों के सुरक्षा की मांग की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1930 में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूर्य सेन द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही। सूर्य सेन और अनुशीलन समिति के सदस्यों ने 1930 में बनाया था। 1930 के चटगांव विद्रोह का नेतृत्व सूर्य सेन ने किया था। बिल्कुल सही, दोनों सही है। 1930 के चटगांव विद्रोह का नेतृत्व सूर्य सेन ने किया था। इसमें सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा चटगांव में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारकर उसे लूटने का प्रयास किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1602 ईस्वी में पुर्तगालियों ने वीओसी भारत में वेरिनिगेड ऑस्टेंडेस कंपनी नामक कंपनी की स्थापना की थी। नहीं, पुर्तगालियों ने नहीं, डचों ने की थी। डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। बिल्कुल सही, 1605 में ईस्वी में किया था। डचों ने गैल्डीरिया के किले का निर्माण कुन्नूर में करवाया था। बिल्कुल गलत, पुलिकट में करवाया था। इसलिए ऑप्शन बी केवल 2 सही है। 1759 ईस्वी के बेदरा के युद्ध ने भारत में किस यूरोपीय शक्ति को निर्णायक शिकस्त दी? डच। बेदरा की लड़ाई नवंबर 1759 ईस्वी में लड़ी गई थी। यह लड़ाई अंग्रेज और डचों के बीच लड़ी गई। इस लड़ाई में डचों की अंग्रेजों पर पूर्णतः पराजय हुई। फ्रांसीसियों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में 1668 में। दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में 1669 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रांसीसी कंपनी कई निजी कंपनियों से मिलकर बनी थी जिस पर सरकार का नियंत्रण कम था। बिल्कुल गलत, ये पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। इसमें सरकारों का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा था। पर्याप्त संसाधनों का अभाव भारत में फ्रांसीसियों की पराजय का एक कारण था। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही होगा। अंग्रेज की तुलना में फ्रांसीसियों के पास संसाधनों की कमी थी। वह मद्रास में अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे जो कि बंगाल की तुलना में इतना समृद्ध नहीं था। इसके अलावा नौसैनिक श्रेष्ठता की कमी, समन्वय का अभाव इत्यादि ये कारण भी पराजय में निहित है। भारतीय इतिहास में ब्लैक होल की घटना क्या थी? ऑप्शन ए 1857 की भारतीय विद्रोह के दौरान भारतीय विद्रोहियों द्वारा ब्रिटिश सैनिकों का नरसंहार। बिल्कुल गलत। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच एक हिंसक संघर्ष। बिल्कुल गलत। 1756 में बंगाल के नवाब द्वारा कलकत्ता में एक छोटे से सेल में ब्रिटिश सैनिकों की कैद और मौत। बिल्कुल सही। सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, उनका आदेश न मानने के कारण अंग्रेज के कलकत्ता के कारखाने पर अधिकार कर लिया और इस घटना के बाद कुछ अंग्रेज एक छोटे से कमरे में घुस गए और दम घुटने से इनकी मृत्यु हो गई। 20 जून 1756 को यह घटना घटित हुई थी। इसकी जानकारी हॉलवेल नामक अंग्रेज अधिकारी ने दी थी। 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? आयरकुट। तृतीय कर्नाटक युद्ध की सबसे निर्णायक लड़ाई थी वांडीवास का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज सेना ने जनरल आयरकुट के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेनापति काउंट डे लाली को हरा दिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंबूर की लड़ाई तृतीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। तृतीय नहीं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। यह लड़ाई हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए लड़ी गई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1754 की पांडिचेरी की संधि से हुई थी। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक के प्रथम युद्ध की शुरुआत यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से हुई थी। नहीं, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का विस्तार मात्र था। यह युद्ध
इसलिए ये गलत है। सेंट थॉम की लड़ाई अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुई, बिल्कुल नहीं। सेंट थॉम की लड़ाई कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी, ना कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। एक्सलास सेपल की संधि से कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ, बिल्कुल सही। 1748 ईस्वी की एक्सला चैपल की संधि ने ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार के युद्ध को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। केवल 3, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत में पुर्तगालियों के पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे, जो 1505 से 1509 तक रहे, भारत में रहे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, जिसके अंतर्गत संपूर्ण हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना था। टीपू सुल्तान को युद्ध में किस तकनीक के अभिनव प्रयोग के लिए जाना जाता है? रॉकेट्स। इन रॉकेट्स की मारक क्षमता 2 किलोमीटर थी और इसको लोहे के नलियों से बनाए जाते थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ, नहीं, तृतीय आंग्ल मैसूर का अंत हुआ। पहला स्टेटमेंट गलत। श्रीरंगपट्टनम की संधि में अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, बिल्कुल सही। 1792 में हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए और तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध का अंत किया गया। केवल 2 सही है। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब तक था? 1782 से 1799 तक था। इनके समय में श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने की थी, बिल्कुल सही। 1755 में मैसूर के डिंडीगुल में इसकी स्थापना की थी। हैदर अली के समय में मैसूर के शासक कृष्णराज वाडियार द्वितीय थे, बिल्कुल सही। कृष्णराज वाडियार का पूरा नाम चिक्का कृष्णराज वाडियार द्वितीय था, जो 1734 से 1766 तक शासन किया। इसी के समय में सेना में भर्ती हुए थे हैदर अली। मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई, बिल्कुल सही। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, जिसकी समाप्ति 1769 की मद्रास की संधि से हुई। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मुख्य रूप से व्यापार और क्षेत्रीय विवादों पर लड़ा गया था, बिल्कुल सही। अंग्रेज दक्षिण में अपना प्रभुत्व स्थापित करने और अपने व्यापार का विस्तार करने की मांग कर रहे थे, जबकि मैसूर अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने और अपनी स्वायत्तता बनाए रखने की मांग कर रहा था, बिल्कुल सही। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व वैरन हेस्टिंग ने किया था, गवर्नर जनरल नहीं, जोसेफ स्मिथ ने किया था। 1801 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि पर अवध के किस नवाब ने हस्ताक्षर किए थे? शहादत अली खान, जिसके कारण अवध अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1707 ईस्वी में जजाऊ का युद्ध मुअज्जम और आजम के बीच हुआ, बिल्कुल सही। जजाऊ मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर के निकट स्थित है, नहीं। जजाऊ उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। यह आगरा के निकट है, ना कि मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर के पास, यूपी के आगरा के पास, तो इसलिए ये गलत है। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सम्राट बना, बिल्कुल सही। औरंगजेब के बाद आजम और काम बख्श को पराजित करके मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल गद्दी पर बैठा, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 1 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल शासनकाल में शाह ए बेखबर जहांदार शाह को कहा जाता था, गलत। बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था। जहांदार शाह ने राजस्व प्रशासन में इजारेदारी प्रथा को लागू किया था, बिल्कुल सही।
इसीलिए ऑप्शन बी सही है। जहांदार शाह के समय इजारेदारी प्रथा यानी ठेकेदारी लागू की गई थी। इससे किसानों का शोषण बढ़ा और किसानों का विद्रोह शुरू हो गया था। जहांदार शाह के शासनकाल में किसे सबाई की उपाधि दी गई और मालवा का सूबेदार बनाया गया? ऑप्शन बी राजा जय सिंह को। जहांदार शाह के शासनकाल में आमेर के राजा जय सिंह को सबाई की उपाधि देकर मालवा का सूबेदार बनाया गया। सबाई एक सम्मानित उपाधि है जिसका अर्थ है 1/1/4, और राजा जय सिंह को उनकी बहादुरी और मुगल साम्राज्य के प्रति वफादारी के निशान स्वरूप में दिया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के समय कई क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्यों का उदय होने लगा। बिल्कुल सही। मोहम्मद शाह रंगीला एक अयोग्य शासक था। इस प्रकार केंद्रीय सत्ता कमजोर होने के कारण कई राज्यों का इस समय उदय होने लगा, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद इत्यादि। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। बिल्कुल सही। 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। इसीलिए कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी। अफगान और मराठों के बीच हुए पानीपत के तीसरे युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट था? शाह आलम द्वितीय। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में अफगानों और मराठों के बीच लड़ी गई। उस समय शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे। वह 1759 से 1806 तक भारत के मुगल सम्राट थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों ने सूतनाती, गोविंदपुर, कलिकता को मिलाकर कलकत्ता की नींव रखी। बिल्कुल सही। इन तीनों की जमींदारी प्राप्त करने के बाद आगे चल के कलकत्ता की नींव रखी जाती है, जहां फोर्ट विलियम नामक किला बनाया जाता है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम के पहले गवर्नर चार्ल्स आयर थे। बिल्कुल सही। दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय इतिहास में अंबायना नरसंहार अंग्रेज और डचों से संबंधित है। बिल्कुल सही। 1627 ईस्वी में अंबायना नरसंहार और अंग्रेज डचों से संबंधित है। इसमें कुछ अंग्रेजों की मृत्यु के कारण अंग्रेज और डचों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। सर्वप्रथम महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। बिल्कुल सही। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के चार्टर्ड से आज्ञा के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति देता है। दोनों सही। ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना आसफजाई वंश ने की थी। बिल्कुल सही। आसफजाई वंश के चिनकिलिच खां ने की थी। पहला सही है। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने चिनकिलिच खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था। गलत। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने चिनकिलिच खान को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था, ना कि बहादुर शाह प्रथम ने। चिनकिलिच खां को निजाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही। इसको दो और नाम से भी जाना जाता है, दुर्रे दुर्रानी और आसफ जहां। इसीलिए पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिज मोहम्मद शाही की रचना मिर्जा राजा जयसिंह ने की थी। बिल्कुल गलत। जिज मोहम्मद शाही की रचना राजा जयसिंह, सबई राजा जयसिंह ने की थी। सबई राजा जयसिंह ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। बिल्कुल सही। केवल 2। ऑप्शन बी। जंतर मंतर किस प्रकार की भारतीय वास्तुकला का उदाहरण है? राजपूत वास्तुकला का उदाहरण है। जंतर मंतर राजपूत वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी में किया गया था। जयपुर के महाराजा सबई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में करवाया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है।
बिल्कुल सही। सूरजमल 1756 से 1763 तक भरतपुर में जाट राजवंश का राजा था। भारत के इतिहास में सूरजमल को जाटों का प्लेटो कह करके भी संबोधित किया गया है, इसीलिए पहला सही है। केरल में स्वतंत्र त्रावणकोर राज्य की स्थापना राजा मार्तंड ने की थी। बिल्कुल सही। केरल में स्वतंत्र राज्य त्रावणकोर राज्य की स्थापना राजा मार्तंड ने की। वे आधुनिक त्रावणकोर के निर्माता भी कहे जाते हैं, इसलिए 2 भी सही है, ऑप्शन सी दोनों सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब की नीतियां मुगल साम्राज्य के पतन के लिए एकमात्र कारण थी। नहीं, औरंगजेब की नीतियां मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, किंतु यह पतन एकमात्र कारण नहीं थी, इसमें और भी अन्य कारण निहित है, इसलिए पहला गलत। विभिन्न किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य को कमजोर बना दिया। बिल्कुल सही। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मनसबदारी और जागीरदारी संकटों ने किसान विद्रोह को जन्म दिया था, जिसने मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। जिससे औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्षेत्रीय शक्तियां कमजोर होने लगी। गलत, मजबूत होने लगी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्षेत्रीय शक्तियां और शक्तिशाली होने लगी, ना कि वे कमजोर हुई, जैसे बंगाल, अवध, ये सब। इसलिए ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ये भी गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुर्शीद कुली खां ने 1719 ईस्वी में बंगाल को एक स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया था। बिल्कुल सही। मुर्शीद कुली खान के समय बंगाल में बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। नहीं, मुर्शीद कुली खान के समय बंगाल में केवल उड़ीसा सम्मिलित किया गया था, जबकि बिहार शुजाउद्दीन के समय बंगाल में सम्मिलित हुआ था। इसीलिए कथन एक ही सही है, केवल 1। बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान को 1700 ईस्वी में बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियार द्वारा उन्हें बंगाल के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। उसने बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध के बाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। गलत। 1740 ईस्वी में गिरिया युद्ध में अलीवर्दी खान ने सरफराज को पराजित कर बंगाल की सत्ता हथिया ली, अतः गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना था, ना कि शुजाउद्दीन। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। बिल्कुल सही। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी और कहा कि यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी।